हमारे पास मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे रिब्स है और यहाँ पे क्या मसल्स है, ठीक है, और इसके पीछे क्या होता है, लंग्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब इनके बीच में लंग्स होता है। अब इंटरस्टिशियल मसल्स। बिल्कुल, अब यहाँ पे देखिए क्या है कि जो ब्रेस्ट होती है वो किस किस से बनती है। पहली बात तो जो हमारी ब्रेस्ट होती है उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे फैटी टिश्यू होते हैं, पहला पॉइंट। और सेकंड हमारे पास यहाँ पे होते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू। तो जहां पर भी ग्लैंड वर्ड आ गया मतलब क्या है, ग्लैंडुलर का मतलब क्या है कि वहां से क्या हो रही है, कुछ ना कुछ सिक्रीशन हो रही है। अब आपने देखा होगा, मैंने पहले भी ऐसे बहुत बार बताया कि जब भी अगर हम बात करते हैं मतलब ब्रेस्ट के साइज की, तो किसी किसी का ब्रेस्ट का साइज बड़ा होता है, किसी किसी का ब्रेस्ट का साइज छोटा होता है। लेकिन यहाँ पे मतलब ब्रेस्ट की साइज का बड़ा होना या छोटा होना उसका मिल्क की प्रोडक्शन से कोई भी लिंक नहीं होता है। ब्रेस्ट का साइज छोटा हो रहा है बड़ा हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, फैटी टिश्यू के ऊपर, कि वहां पर कितने फैटी टिश्यू प्रेजेंट है। लेकिन जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं ना, जो मतलब मिल्क की प्रोडक्शन करते हैं, वो सब में सेम ही होता है, मतलब बहुत थोड़ा सा फर्क होता है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं, इसमें वेरिएशन नहीं है। वेरिएशन होती है हमारे पास फैटी टिश्यू के अंदर। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो जितना भी हमारे पास ये येलो वाला पोर्शन है, ये सारा का सारा फैट है ब्रेस्ट में। इसके बाद जो आपको ये लोब्स नजर आ रहे हैं, यही वाला हमारे पास ओनली ग्लैंडुलर टिश्यू वाला पार्ट है, जो मेमोरी ग्लैंड की फॉर्मेशन करता है, मतलब जो जिनका मेन काम है मिल्क की प्रोडक्शन करना। अब देखिए होता क्या है यहाँ पे, जो मेमोरी ग्लैंड है, मेमोरी ग्लैंड में बहुत सारे मेमोरी लोब प्रेजेंट होते हैं। ये आपको नजर आ रहे हैं इस तरीके से, ये बहुत सारे क्या है, मेमोरी लोब है। जैसे हमारे पास आपने लंग्स के अंदर पढ़ा होगा कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ क्या होते हैं, एल्वोलाई प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास जो ब्रेस्ट है वहां पे क्या होते हैं, लोब, मेमोरी लोब प्रेजेंट होते हैं। अबे मिलियंस में तो नहीं होते, कम से आपके 15-20 होते हैं, मुझे नंबर चेक करने दो, शायद हाँ 15 to 20 मेमोरी लोब्स 15 होते हैं। 20 होते हैं। ठीक है, 15 to 20 मेमोरी लोब होता है आपका ईच ब्रेस्ट में। अब यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाऊं, तो जो हमारे पास ये जितने भी मेमोरी लोब होते हैं, आप प्लीज एक बार पहले ना अच्छे तरीके से इस पिक्चर को पूरा स्कैन कर लो कि कौन सी चीज क्या कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। ये मेमोरी लोब है। अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको वो करूं, मेमोरी, वेट, ये क्या है, ये मेमोरी लोब है। मेमोरी लोब के अंदर ये बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ पे ना स्ट्रक्चर होता है, क्लस्टर्स होता है सेल का। इन क्लस्टर्स ऑफ सेल को बोलते हैं मेमोरी एल्वोलाई। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, ब्रेस्ट के अंदर क्या है, 15 से 20 मेमोरी लोब है। ये सारे के सारे, ये जो जितने भी पर्पल कलर वाले ना, ये देखो ये सारे के मेमोरी लोब है। अब अगर मैं ओनली एक सिंगल मेमोरी लोब की बात कर रही हूँ, तो हर एक मेमोरी लोब के अंदर क्या है, क्लस्टर है सेल का। उन क्लस्टर ऑफ सेल को बोलते हैं मेमोरी एल्वोलाई। ठीक है, और एक्चुअल में ये जो मेमोरी एल्वोलाई होता है ना, जैसे सेम वहां पे रिपीट करो, उसको रेस्पिरेशन से लिंक करो। एल्वोलाई के अंदर क्या प्रेजेंट था, एल्वोलाई सैक प्रेजेंट था। इसी तरीके से यहाँ पे मेमोरी लोब के अंदर क्या होते हैं, मेमोरी एल्वोलाई प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो मेमोरी एल्वोलाई है, यहाँ से बहुत सारे डक्ट अराइज होते हैं, जितने भी मेमोरी एल्वोलाई है, जैसे मान लो ये एक मेमोरी एल्वोलाई है, तो सबसे क्या हो रहा है, डक्ट यहाँ से पास हो रहा है। इस डक्ट को बोलते हैं मेमोरी टिब्यूल। इस डक्ट को क्या बोलते हैं, मेमोरी टिब्यूल बोलते हैं। अब सबसे पहले जो हमारे पास ये मेमोरी एल्वोलाई है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए जैसे हमारे पास ये एक मेमोरी लोब है, तो इसका क्या है, यहाँ पे इसका ल्यूमन है। तो मेमोरी एल्वोलाई का जो ल्यूमन होता है, एक्चुअल में वहीं पर ही क्या राइज होती है, वहीं पर ही हमारे पास मिल्क आपका स्टोर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिल्क का स्टोर होना और मिल्क की प्रोडक्शन होना कहां पर होती है, तो मेमोरी एल्वोलाई के ल्यूमन में, बाहर नहीं होता है। जो ये इसका बाहर वाला पोर्शन है वहां पर नहीं होगा, उसके ल्यूमन में होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन करता है, तो एक हार्मोन करता है, उस हार्मोन का नाम क्या है, प्रोलैक्टिन, जिसको कॉमनली हम PRLB कहते हैं। और ये प्रोलैक्टिन कहां से रिलीज होता है, आप मुझे बताइए कहां से इसकी सिक्रीशन होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड से। हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से वाले पार्ट से, एंटीरियर। हाँ बिल्कुल, जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है वहीं से क्या रिलीज होता है, प्रोलैक्टिन। और कहां पे जाके एक्ट करता है, मेमोरी ग्लैंड के ल्यूमन, सॉरी हाँ, मेमोरी ग्लैंड के मेमोरी एल्वोलाई वाले पोर्शन पे। और उसका जो ल्यूमन है वहां पे वो क्या करता है, मिल्क की प्रोडक्शन करता है। तो मिल्क का बनना एंड स्टोर होना कहाँ पे होता है, मेमोरी एल्वोलाई में। अब जैसे
अब देखिए, जो एक मेमोरी लोब है, ओनली भी यहाँ पे सिंगल की बात करेंगे, जो सिंगल में होगा बाकी सब में भी वही चीजें हो रही है। जो मेमोरी लोब के अंदर मेमोरी एल्वोलाई है, हमने क्या कहा, वहां से क्या राइज हो रहा है, डक्ट राइज हो रही है। डक्ट का नाम है मेमोरी टिब्यूल। अभी जितनी भी डक्ट है ना, सारी की सारी डक्ट एक कॉमन डक्ट पे आगे कंबाइन हो जाती है। जैसे आप ये मान लो, देखो ये डक्ट यहाँ पे कंबाइन हो गई, ये डक्ट हो गई, ये डक्ट हो गई। जब ये सारे के सारे डक्ट एक कॉमन डक्ट के अंदर कंबाइन हो जाती है, उसको बोलते हैं मेमोरी डक्ट या बोलते हैं मिल्क डक्ट। मिल्क डक्ट बोल लो या फिर मेमोरी डक्ट बोल लो, एक ही बात है। तो जितने भी मेमोरी लोब है, कम से कम जो हमने कहा 15 से 20 लोब है, तो सारे लोब से जो डक्ट निकल रही है उसका नाम है मेमोरी डक्ट और आपका मिल्क डक्ट। मेमोरी टिब्यूल कहाँ पे था, मेमोरी लोब के अंदर। मेमोरी लोब के अंदर सारे क्या है, टिब्यूल है। लेकिन जब वो सारे लोब आपका एक कॉमन डक्ट बना रहे, उसको बोलते हैं मेमोरी डक्ट। ये समझ आया आपको, मेमोरी टिब्यूल एंड मेमोरी डक्ट में डिफरेंस नजर आया क्या है? यस मैम। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, देखो ये वाला ये सारे क्या है, ये हमारे पास सारे क्या है, मेमोरी, ये हमारे पास मेमोरी डक्ट है। अब जितने भी मेमोरी डक्ट है, अगर आप आगे जाकर ध्यान से देखो, यहाँ पे एक वाइडर सा पोर्शन है, इसमें जाके ओपन हो गया, ये नजर आ रहा है आपको, काफी ज्यादा वाइडर है। इससे हम यस कहते हैं, मैम। इसे हम कहते हैं मेमोरी एम्पुला। तो मेमोरी डक्ट जो है जितने भी हैं, वो सारे किस में जाके ओपन हो जाते हैं, मेमोरी एम्पुला में जाके ओपन हो जाते हैं। और मेमोरी एम्पुला आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये पूरा पोर्शन, ये सारे के सारे क्या है, ये मेमोरी एम्पुला है, और जिसमें क्या जा रहा है, मिल्क जा रहा है। और मेमोरी एम्पुला आपका दोबारा एक डक्ट के अंदर ओपन होता है, जो आपकी काफी नैरो ओपनिंग है, इसको बोलते हैं लेक्टिफेरस डक्ट। तो अगर हम इसका सीक्वेंस देखें, तो प्लीज आप इसको नोट कर लो अपनी कॉपी में। सबसे पहले हमारे पास क्या है, मेमोरी लोब है। मेमोरी लोब के अंदर कौन है, मेमोरी एल्वोलाई है। और एल्वोलाई का जो क्या है, मेमोरी एल्वोलाई का क्या है, जो ल्यूमन है, ल्यूमन में ही क्या होता है, मिल्क आपका स्टोर होता है। ल्यूमन से डक्ट राइज हुआ, मतलब एक वहां से पाइप राइज हो रही है, उसको हम बोलते हैं मेमोरी टिब्यूल। तो ध्यान रखना, टिब्यूल पहले आएगा, डक्ट बाद में आएगा। अब जितने भी मेमोरी एल्वोलाई है, बहुत सारे हैं, देखिए 1 2 3 कम से कम 15 से 20 है। सारे मेमोरी एल्वोलाई से एक सिंगल डक्ट राइज होगी, उसको हम बोलेंगे मेमोरी डक्ट। ठीक है, तो बहुत सारे मेमोरी डक्ट होंगे, बहुत सारे। अब जैसे मान लेते ये एक मेमोरी डक्ट है, ठीक है, उसके बाद ये सेकंड है हमारे पास, ये थर्ड है। तो जितने भी मेमोरी डक्ट हैं, वो बाद में हमारे पास एक वाइडर ओपनिंग में ओपन होंगे, उसको बोलेंगे मेमोरी एम्पुला। ठीक है, मुझसे यहाँ पे ड्राइंग बन नहीं रही है, लेकिन प्लीज आप अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से बना लो। और मेमोरी एम्पुला आपका दोबारा एक डक्ट के अंदर ओपन होगा, उसको हम बोलेंगे लेक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया, तो एक बार आप ये वाला डायग्राम देख लो, जो आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है। यहाँ पर आप देख सकते हो, हमारे पास ये क्या है, देखो ये हमारे पास फैट्स है। उसके अलावा मेमोरी ग्लैंड में और क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं। तो यहाँ पे क्या, ये क्या है, दीज आर दी मेमोरी लोब। तो ये देखिए, एक्चुअली इस फोटो में भी इतना ज्यादा क्लियर नहीं है, बट आप एज्यूम कर लो कि हमारे पास ये एक लोब है, ठीक है, और ये हमारे पास सेकंड लोब है। तो जितने भी मेमोरी लोब है, उन सब के अंदर आपको नजर आ रहे हैं, ये क्या है, मेमोरी एल्वोलाई। एल्वोलाई के ल्यूमन में ही मिल्क बन रहा है। अब यहाँ से जो आपकी पाइप, ये डक्ट राइज हो रही है, इसको बोलते हैं मेमोरी टिब्यूल, जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, लेकिन थ्योरी में मेंशन किया है। अब जितने भी हमारे पास मेमोरी लोब है, वहां से क्या राइज हो रहा है, मेमोरी डक्ट राइज हो रहा है। डक्ट इन्होंने इसको बताया है। और बाद में ये मेमोरी एम्पुला में, और एम्पुला के बाद, एम्पुला किस में ओपन हो रहा है आपका, लेक्टिफेरस डक्ट में, और बाद में निप्पल के थ्रू ही बाहर आ जाते हैं मिल्क। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए, हमारे पास जो मिल्क की फॉर्मेशन होती है और मिल्क का जो इजेक्शन होता है, मतलब मिल्क का बाहर आना थ्रू निप्पल, क्या ये सेम हार्मोन करवाते हैं या फिर डिफरेंट हार्मोन्स करवाते हैं? हम डिफरेंट करवाते हैं। डिफरेंट। बताइए फिर, मिल्क का इजेक्शन कौन करवाता है? फिर प्रोडक्शन तो प्रोलैक्टिन करवाता है, इजेक्शन ऑक्सीटोसिन। 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 कौन करवाता है? ऑक्सीटोसिन करवाता है। और सेकंड काम क्या होता है ऑक्सीटोसिन का? एक तो मिल्क इजेक्शन होता है, और क्या काम होता है? इसीलिए इसको हम एक स्पेशल नाम भी देते हैं। मैम पार्चुरेशन के वक्त भी हेल्प करता है। हाँ जी, पार्चुरेशन के टाइम पे हेल्प करता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं।
ठीक है, तो अगर एक बार आप इसकी थ्योरी देखो तो यहाँ पे देखिए क्या है हमारे पास, अ पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड कंटेन्स ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैट। तो यहाँ पे जो भी मिल्क का काम है वो कौन करता है, ग्लैंडुलर टिश्यू करते हैं, फैट का कोई काम नहीं होता। सो ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट हैज 15 to 20 मेमोरी लोब्स। और मेमोरी लोब क्या चीज कंटेन करते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल। उन क्लस्टर ऑफ सेल को बोलते हैं मेमोरी एल्वोलाई। सेल्स ऑफ एल्वोलाई सीक्रेट मिल्क एंड इट इज स्टोर्ड इन द ल्यूमन ऑफ द एल्वोलाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि मिल्क कहाँ पे स्टोर होता है, ल्यूमन ऑफ द एल्वोलाई। एल्वोलाई कहाँ पे ओपन होता है, मेमोरी टिब्यूल में ओपन होता है। और जितनी भी टिब्यूल है, तो आप देख सकते हो कि एक लोब के अंदर बहुत सारे टिब्यूल होंगे। तो टिब्यूल ऑफ ईच लोब join to form memory duct and several memory duct join to form wider memory ampulla which is connected to the lactiferous duct through which milk is sucked out. Clear हो गया है memory gland? Yes, ma'am. कोई भी डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, तो एक काम कीजिए, पहले आप प्लीज एक बार इसका ना सीक्वेंस नोट कर लो अपनी कॉपी में, उसके बाद फिर आगे स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं। मैम एक मेमोरी लोब में कई मेमोरी लोब्यूल्स भी होती हैं ना? हाँ जी, मैम एक मेमोरी लोब में कई लोब्यूल्स भी होती हैं ना, हाँ जी, हाँ जिनके जी, अंदर क्लस्टर्स प्रेजेंट होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जब आप नोट कर लोगे प्लीज मुझे बता देना, फिर हम आगे मूव करेंगे। कर लिया है, नोट कर लिया, आगे करें। Yes, ma'am. संयम वासु आपने? यस मैम। यस मैम। तो नेक्स्ट हमारे पास है गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, गैमेट्स की फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। गैमेटो मींस गैमेट्स एंड जेनेसिस मतलब सिंथेसिस और फॉर्मेशन। अब कहां पर होती है, ऑब्वियसली बात है गोनेट्स में होती है। गोनेट्स कौन कौन होते हैं, टेस्टिस एंड ओवरी।
मेल गैमेट की फॉर्मेशन होती है टेस्टिस में एंड फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन होती है ओवरी में। अब गैमेटोजेनेसिस के हमारे पास टोटल क्या है, 2 पार्ट्स हैं। एक है स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म की फॉर्मेशन, और सेकंड है oogenesis जिसको बोलते हैं एग की फॉर्मेशन। सबसे पहले बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए स्पर्मेटोजेनेसिस का लोकेशन कहाँ पर होता है, कहाँ होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, टेस्टिस के कौन से वाले पार्ट में होती है? मैम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर वेरियस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, जिनके ल्यूमेन के अंदर होती है ये फॉर्मेशन। हाँ जी बिल्कुल। सो इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, वहां पे क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि आपका स्पर्मेटोजेनेसिस है कब स्टार्ट होता है और कैसे स्टार्ट होता है, और एक्चुअल में मतलब उसका पूरा प्रोसीजर यहाँ पे देखते हैं, पूरा प्रोसेस देखते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, आप देख सकते हो ये टेस्टिस है हमारे पास, ठीक है। और जो ये टेस्टिस है अगर हम इसको मैग्नीफाई करते हैं तो इसके अंदर हमें क्या मिलते हैं, बहुत सारे हाईली कॉइल्ड पोर्शन जिसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब अगर हम इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को ही मैग्नीफाई कर दे तो हमें इस तरीके का कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। अब ये जो हमारे पास क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। अगर हम इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर की बात कर रहे हैं तो इसके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होते हैं, बहुत तरह के सेल्स हैं, बट यहाँ पर हम ओनली बात करेंगे ओनली कि 2 सेल जो मेन होते हैं। एक होता है हमारे पास स्पर्मेटोगोनियम और दूसरा होता है सर्टोली सेल। अब देखिए जो इतना सा पोर्शन था ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, इसी को ही हमने यहाँ पे मैग्नीफाई कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वॉल है, इनर वॉल है, जिसके अंदर कौन प्रेजेंट है, स्पर्मेटोगोनियम। अब आपने कल ही क्वेश्चन पूछा था वासु की एक्चुअल में ये स्पर्मेटोगोनियम कहाँ से आते हैं, ठीक है, कैसे इनका डेवलपमेंट होता है। तो एक्चुअल में देखिए क्या चीज है कि आप अभी हम पढ़ेंगे भी, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, जब हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट की अटैचमेंट होती है ना एंडोमेट्रियम की लाइनिंग के साथ, उसके बाद वहां पे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रुला, ठीक है। तो ये जो गैस्ट्रुला होता है इसके पास टोटल 3 लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। और ये जो 3 लेयर्स है ना गैस्ट्रुला की, एक्टो, मेसो, एंडो, यही क्या करती है, कंप्लीट एंटायर बॉडी बनाती है ह्यूमन बीइंग की। और हम अपनी बॉडी में जितने भी चीजें देखते हैं ना, आप मतलब सर से लेके पांव पे स्टार्ट हो जाओ आप, अगर हम ब्रेन की बात करते हैं, अपने माउथ की, ईयर की बात कर रहे हैं, हाथों की बात कर रहे हैं, ईयर्स की बात कर रहे हैं, आईज की बात कर रहे हैं, नोज की बात कर रहे हैं, मतलब नीचे जो कुछ भी आ गया, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है, ये गैस्ट्रुला की 3 लेयर ही बना रही है हमारी बॉडी में, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। अब सबका काम अलग अलग होता है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे मैंने क्या, कौन कौन सी लेयर है, एक्टो है, मेसो है और आपका एंडो है। जैसे आपकी मेसोडर्म होती है, आपको पता होगा कि वो हमारे हार्ट को बनाती है, इसीलिए हम पढ़ते हैं ना कि हार्ट, आपने लाइन पढ़ी होगी पिछले एनसीईआरटी में कि हार्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्मल, मेसोडर्मल इन ओरिजिन। तो मेसोडर्मल इन ओरिजिन का मतलब क्या हुआ कि जो गैस्ट्रुला की ये 3 लेयर थी, जो इसमें से जो आपकी मेसोडर्म है वही हार्ट बनाती है। तो इस तरीके से हर एक लेयर का अपना अपना रोल है, वो हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स बनाती है। अब देखिए क्या होता है, लेकिन जो ये 3 लेयर है हमारी बॉडी में ये 2 टाइप के सेल बनाती है। एक होते हैं एक होते हैं सोमेटिक सेल, या बोल सकते हो कि सोमेटिक पार्ट बोल लो आप, और दूसरा होता है जर्म सेल, ठीक, जिनको हम कॉमनली जर्मेलाइन सेल भी बोलते हैं, जर्म सेल। अब इसमें देखिए क्या चीज है, जर्म सेल वो होते हैं हमारी बॉडी के जो ओनली रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके अलावा हमारी बॉडी में जितने भी सेल हैं वो सारे के सारे सोमेटिक सेल हैं। आप खुद ही सोच लो, अभी अभी आपने पढ़ा कि हमारे पास जब एग और स्पर्म का फ्यूजन होता है तो ही एक ऑफस्प्रिंग बनता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि हमारी बॉडी का जो स्किन है या लंग्स है, हार्ट है, वो किसी एक बेबी को प्रोड्यूस कर रहा हो? हमारी बॉडी की आईज होगी, हाथ हो गए, पाँव हो गए, इनका तो कोई रोल नहीं होता ना, मतलब किसी एक बेबी को बनाने के लिए। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक इंडिविजुअल भी नहीं है, तो किसी भी लेडी का अगर हम एग ले ले, किसी भी, और अगर मतलब मैन का अगर हम वो ले ले, स्पर्म ले ले, तो उनको फ्यूजन करवा के हम आर्टिफिशियल आज तो हम एक बेबी बना सकते हैं बिना उन दोनों की इंटीमेसी के भी, बस हमें उनकी बॉडी से ओनली एग और हमें स्पर्म चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि एग और स्पर्म को छोड़कर बाकी पूरी बॉडी में जितने भी सेल हैं
वो सारे के सारे क्या है, नॉन रिप्रोडक्टिव है, मतलब उनका कोई रोल नहीं देखा जाता है रिप्रोडक्शन में, तो उनको हम बोलते हैं सोमेटिक सेल। लेकिन जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम बोलते हैं जर्म सेल। तो एक्चुअल में जब गेस्ट्रुला आपका डेवलप होता है, मतलब जो गेस्टेशन वाला पीरियड होता है, तो जो हमारे जर्म सेल होते हैं ना, वो क्या करते हैं, मेल के अंदर कुछ प्राइमोडियल जर्म सेल का फॉर्मेशन करते हैं। अभी प्राइमोडियल जर्म सेल क्या है, इनको हम बोलते हैं स्टेम सेल। आप मुझे बताइए, आपने कभी स्टेम सेल के बारे में सुना है? व्हाट इज स्टेम सेल? जो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगी फिर। नहीं मैम, नहीं सुना। ठीक है, किसी ने भी नहीं सुना स्टेम सेल के बारे में? No, ma'am. ठीक है, देखिए स्टेम सेल क्या होता है, एक मास होता है सेल का। अगर मैं आपको ये बताऊं, चलो एग्जांपल देती हूँ, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये स्पर्म है और ये एग है। एग और स्पर्म दोनों फ्यूज कर गए हैं और यहाँ पे क्या बनाते हैं, सिंगल सेल जाइगोट बनाते हैं। अब आप मुझे बताइए, जो ये जाइगोट है, ये कैसा सेल है आपका, डिफरेंशिएटेड है या आपका, या फिर अनडिफरेंशिएटेड है? मैम अनडिफरेंशिएटेड है। बिल्कुल है। क्या आप जाइगोट को देखकर बता सकते हो कि नहीं नहीं ये तो बच्चे का हाथ है, ये तो बच्चे का ब्रेन है, ये तो बच्चे का लंग्स है? नहीं बता सकते हो ना। कैसा सेल होता है, टोटली अंडरडेवलप्ड है मैम। हाँ बिल्कुल अनडेवलप्ड है, जिसको बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल। लेकिन जब ही वही बेबी 2-3 मंथ का होता है, तो हम थोड़ा थोड़ा हम वहां पे एनालाइज कर पाते हैं कि देखो इसकी लिम्स बन रही है, इसका हार्ट बन रहा है, या फिर इसका ब्रेन थोड़ा थोड़ा डेवलप हो रहा है। मतलब क्या है, यही जाइगोट आपका बाद में डिफरेंशिएट होना शुरू हो जाता है ना, डिफरेंशिएट हो गया है जाइगोट। लेकिन जब आपका ये अभी 2 दिन ही हुए थे, ये आपका 1 डे ही हुआ था जब हमारे पास जाइगोट की फॉर्मेशन हुई है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ओनली मास होता है सेल का, और वो सेल कैसे हैं, अनडिफरेंशिएटेड है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, आपने सुना होगा मोनोजाइगोटिक ट्विंस के बारे में। मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या होते हैं, कई बार जो आपने देखा होगा कि जो नेचुरल ट्विंस होते हैं उसमें क्या होता है कि सम टाइम कोई भी अननोन रीजन है, अब तक इसका एक्चुअल में रीजन क्या वो हमें नहीं पता चला है, लेकिन जो जाइगोट होता है ना, ये आपका मल्टीप्लाई कर जाता है, मतलब अपनी जैसी ही एक कॉपी बना लेता है, सेम जैसा ये खुद है वैसी की वैसी कॉपी बना ली। तो बाद में हमारे पास 2 बच्चे पैदा होते हैं और आपने देखा होगा कि दोनों बच्चों की शक्ल पूरी की पूरी सेम होती है, कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन एक ट्विंस वो भी होते हैं, इनमें होते ट्विंस लेकिन एक्चुअली उनकी शक्ल अलग अलग होती है, लेकिन किसी किसी को तो एक हूबहू सेम है। तो वो हूबहू सेम होने वाला रीजन क्या है कि जब आपका जायगोट क्या कर जाता है, मल्टीप्लाई हो गया है, आपका डुप्लीकेट कर जाता है किसी भी अननोन रीजन की वजह से। तो यहाँ पे मैं आपको क्या चीज बताना चाह रही हूँ कि जो ये जायगोट है अभी अनडिफरेंशिएटेड सेल है, लेकिन इसके पास एबिलिटी है कि ये बॉडी के किसी भी पार्ट में चेंज हो सकता है, कुछ भी बना सकता है बॉडी का। बॉडी की हर एक, मतलब जितनी भी पूरी बॉडी हम देख रहे हैं ना, एंटायर बॉडी की फॉर्मेशन कर सकता है। आप चाहे इस जायगोट की 10 कॉपी बना लो, अगर आप इसकी 10 कॉपी बना लोगे तो आप 10 बच्चे एक जैसे पैदा कर सकते हो, सेम। आप जब 20 बना लो, 30 बना लो, जितनी मर्जी बना लो, वो आर्टिफिशियल तरीके से आज पॉसिबल है ये सारी की सारी चीजें। तो स्टेम सेल क्या था, एक ऐसा सेल जो अनडिफरेंशिएटेड है, लेकिन कैपेबिलिटी कैसी है इसकी कि एंटायर बॉडी की फॉर्मेशन करना। तो स्टेम सेल वही चीज होती है। अब स्टेम सेल के पास क्या कैपेबिलिटी है कि वो सोमेटिक सेल भी बना सकता है और यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सेल भी बना सकता है। तो उसी टाइम पे देखिए क्या होता है, लेकिन टाइम के साथ साथ क्या आता है, डिफरेंशिएशन आता है किसी भी चीज में। अब जायगोट को 1 दिन हो गया तो आपको पता है ये क्या करता है, डिवाइड करता है, 2 सेल बनाता है, इसको बोलते हैं 2 सेल स्टेज, इसको बोलते हैं ब्लास्टोमेयर। फिर आपका 4 बनाता है, 4 से 8 बनाता है। लेकिन जैसे जैसे आपके डेज निकलते रहते हैं ना, वैसे वैसे क्या होता है, हमारा जायगोट क्या हो रहा है, आपका डिफरेंशिएट होता जा रहा है। अब मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपका वही मान लेते हैं कि हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट बन गया, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट के बाद अभी मैंने कहा कि गैस्ट्रुला बन गया। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं किसी भी बॉडी का जो मैंने ये गैस्ट्रुला लिया है, क्या अगर मैं इसकी एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म को पूरा पूरा सेपरेट कर दूं, तो क्या ये एंटायर बॉडी की फॉर्मेशन कर सकता है? नो मैम, रप्चर हो जाएगा। नहीं, रप्चर नहीं बनेगा ही नहीं, काम ही नहीं होगा।
मैं ये कह रही हूँ कि मान लेते हैं जैसे हम आपने, सेल डेथ हो जाएगी, रप्चर हो जाएगा ना क्योंकि हाँ बॉडी। बिल्कुल, हाँ सेल डेथ हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि गैस्ट्रोला आपका क्या था, ये आपका पूरा कैपेबल नहीं है एंटायर बॉडी को बनाने में। बॉडी के कुछ कुछ पार्ट ये बना सकता है अगर आप इनकी सेपरेशन कर दो, लेकिन जो जायगोट है इसके पास कंप्लीट एबिलिटी है कि ये कुछ भी मतलब बॉडी का कुछ भी बना सकता है, जो मर्जी पार्ट आप बनाना चाहो, तो उसको बोलते हैं स्टेम सेल। तो मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाह रही थी कि हमारे पास कुछ क्या होते हैं, जो जो स्टेम सेल्स होते हैं इसको हम बोलते हैं जायगोट। जायगोट इज अ स्टेम सेल। या आप जो स्टार्टिंग का हमारे पास मोरुला होता है ना, स्टार्टिंग के 2-4 सेल होते हैं, ये भी आपके नियरली मतलब स्टेम सेल ही होते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, कुछ स्टेम सेल वहां पे किसमें डिफरेंशिएट हो जाते हैं, एम्ब्रियोनिक टाइम पे, मतलब जब गेस्टेशन वाला पीरियड होता है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल में। अब प्राइमोर्डियल जर्म सेल क्या है, ये ऐसे सेल हैं जो बाद में जाके स्पर्मेटोगोनियम बनाएंगे, कहाँ पे, टेस्टिस के अंदर और मेल में। समझ आया आपको? तो ये स्पर्मेटोगोनियम मैम कहाँ यहाँ पे पर, डिवीजन दिखाई हुई है, ये हाँ हाँ ये मियोटिक देखो है, माइटोटिक है। हाँ माइटोटिक है, ऑब्वियस सी बात है, ये माइटोटिक डिवीजन है, क्योंकि अपना नंबर इंक्रीज करते हैं ना बर्थ से पहले, इनको नंबर बढ़ाना यस अपना, मैम। ठीक है। तो यहाँ पे बर्थ से पहले क्या होता है कि एक जो मेल है, आपका 1 मिनट से कम टाइम रह गया, प्लीज अब दोबारा रिज्वाइन कर लेना। तो हमारे पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल, मतलब ये ऐसे सेल हैं जो बाद में जाकर क्या बनाएंगे, स्पर्मेटोगोनियम बनाएंगे। लेकिन कैसे बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन होती है नंबर बढ़ाने के लिए। लेकिन एक्चुअल में जब बर्थ हो गया है, बर्थ के 2 मंथ के बाद क्या होता है, हमारा प्राइमोर्डियल जर्म सेल किसमें डिफरेंशिएट हो जाता है, स्पर्मेटोगोनियम में। लेकिन आपको पता है प्यूबर्टी तक स्पर्मेटोगोनियम कैसा रहता है, हमारा टोटली इनएक्टिव रहता है। आफ्टर प्यूबर्टी ही स्पर्मेटोगोनियम आपका चेंज होता है किसके अंदर, स्पर्मेटोजोआ के अंदर, मतलब स्पर्म के अंदर। तो आप कह सकते हो कि 10 से 12 साल का पीरियड क्या होता है, स्पर्मेटोगोनियम आपका टोटली इनएक्टिव रहता है। अब रीजन क्या है कि क्यों इनएक्टिव रहता है, तो वो सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती है, हार्मोन